हम आज इकोनॉमिक्स क्लास 12 का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो चैप्टर है इसमें हम नए नए कंसेप्ट समझेंगे। जैसे एक कंसेप्ट हमारा है इसमें एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है टोटल वैल्यू। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल वैल्यू किसकी? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। दैट डिमांड है दैट कंज्यूमर्स आर प्लानिंग to buy with given level of income in a year। इसमें क्या होता है हमारा ना, हमेशा प्लानिंग वर्ड यूज होगा या फिर इंटेंडेड, विलिंग। ये पूरा जो चैप्टर है वो हमारे इन पे बेस्ड है। इसमें कोई एक्चुअल नहीं है, सब हम एस्टिमेटेड वैल्यूज यूज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग, इंटेंडेड या विल। इसके अलावा हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व भी पढ़ना पड़ेगा और स्केड्यूल भी। ठीक है, पहले मैं आपको एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में एक्स माइनस एम का इधर मतलब है एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स और एक्स माइनस है एम हमें नेट एक्सपोर्ट्स देते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो हाउस होल्ड पैसा खर्च करते हैं कोई गुड्स खरीदने के लिए, कोई सर्विस खरीदने के लिए। गुड्स आपका ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट। और इन्वेस्टमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो फर्म्स करती हैं। इन्वेस्टमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डन बाय द फर्म्स। ये फर्म्स क्यों करती हैं? फर्म्स डू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू बाय कैपिटल गुड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ये किस पे डिपेंड होता है? इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिटर्न पे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम पे एंड डिस्पोजेबल इनकम के साथ साथ ये MPC पे भी डिपेंड करता है। MPC क्या होता है? MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला आप लिख लो डेल्टा C बाय डेल्टा Y। इसका क्या मतलब है? पहली बात, जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज होना। डेल्टा C स्टैंड्स फॉर चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। इट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन with respect to change in income। अगर हमारी इनकम में जो चेंज हुआ है
उससे हमारी कंजम्पशन कितनी चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल अगर इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन बढ़ी है, कितने से बढ़ी है, दैट इज़ कॉल्ड MPC। अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व और उसका स्केड्यूल पढ़ते हैं। जैसे एग्रीगेट डिमांड का अगर मैं स्केड्यूल बनाना चाहूँ, देखो हमें पहले आपको एक ये बात याद रखनी पड़ेगी, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड ब्रॉडली हमारा सिर्फ दो है तो ये बहुत सारे कंपोनेंट जो मैंने पहले बताए, बट मेनली एक होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है इन्वेस्टमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं इसका स्केड्यूल बनाऊँ, पहले आप स्केड्यूल देख लीजिए। स्केड्यूल पहले मैं इधर इनकम लिख रही हूँ, इनकम, उसके बाद मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करके इनकम हो गई इधर। इनकम के बाद हमने क्या लिखना है, हमें इसके बाद हमेशा कंजम्पशन लिखना है, इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखना है, इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हम AD निकालते हैं जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C+I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ वो आपको लास्ट तक कंफ्यूज नहीं करेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इनकम को हमेशा 0 से स्टार्ट करो और 100 के गैप पे रखो। तो हम ये 500 तक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 0 से स्टार्ट करो और 100 का गैप रखो, जैसे इसमें 0 से 100 से 200 में दोबारा 100 का गैप, देन अगेन 200 से 300 में 100 का गैप। से कंजम्पशन हमेशा 40 से स्टार्ट करो प्लस 80 करते रहो हमेशा। तो 40 में 120, 200, 280, 360, 440। इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर हम हमेशा ऑटोनॉमस मानते हैं। क्या मानते हैं? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का क्या मतलब है? ऑटोनॉमस मीन्स ये हमेशा सेम रहते हैं, हम इसे पूरे उसमें 40-40 कंसिडर करेंगे। ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेम रहना, कांस्टेंट। अगर हम AD निकालेंगे, C+I से प्लस करो, ये हो जाएगा 80, 160, 240, 320, 400 एंड 480। ये हमारा स्केड्यूल रेडी हो गया। नाउ कम्स द थिंग फॉर कर्व। ये हमने y एक्सिस, x एक्सिस, जो कर्व बनाना होता है वो इधर होता है, तो ये AD कर्व हो जाएगा। इधर हम हमेशा आउटपुट लिख लेंगे। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो हमने इन्वेस्टमेंट मान ली है, इसे हम I लिख देते। जब भी कोई चीज़ ऑटोनॉमस होती है उसके ऊपर हम एक ये बार लगा देते हैं। वेन एवर समथिंग इज ऑटोनॉमस हम उसे ऐसे बार लगा के दिखा देते हैं। अब ये क्या है? ये हमारा हो गया कंजम्पशन फंक्शन। ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। क्यों? कंजम्पशन देखोगे आप कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं तो ये भी अपवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए ये आप बोलोगे मैंने इधर से क्यों स्टार्ट किया, वाई नॉट फ्रॉम हियर। पहली इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, कंजम्पशन फंक्शन भी ऑटोनॉमस है। इधर कंजम्पशन फंक्शन ऑटोनॉमस नहीं है, इधर कंजम्पशन फंक्शन ऑटोनॉमस है। क्यों? इधर हमें पता है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट 40 है हमारी, इस केस के रिगार्डिंग बात करो, इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी 40 है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन भी 40 है। अब कंजम्पशन 40 का भी जब हमारी इनकम 0 है तो ये शो करता है एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो वी कंज्यूम। तो इस टाइप को हम इसे C बार, जब भी हम ऊपर बार लगा देते हैं, जैसे इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इसका मतलब होता है ऑटोनॉमस। तो इधर कंजम्पशन ऑटोनॉमस है, इधर तो कंजम्पशन हो गया 40। अब ये अपवर्ड राइजिंग है। अब हमने एक बात पढ़ी, AD हमेशा ऐसा जाएगा कर्व। AD और C में क्या डिफरेंस है? ये AD का कर्व है। हमने अभी AD का फॉर्मूला पढ़ा, C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये कंजम्पशन है। अगर AD और कंजम्पशन सेम हो गए तो क्या किसका डिफरेंस बचा? I का, तो ये हमारा I हो गया। ये जो पूरा है ये आपका हमारा I हो गया। तो हमने इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। ये तो आपका ग्राफ है, कर्व है AD का। इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाई कंजम्पशन फंक्शन, ये जो C लिखा है ना इसका हम अलग से इसे पढ़ेंगे एज अ कंजम्पशन फंक्शन।
थर्ड वीडियो में कंजम्पशन फंक्शन हम क्यों कंजम्पशन फंक्शन हमेशा राइज क्यों करता रहता है, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन और इनकम की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट आता है वाई कंजम्पशन फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये वाला हम थर्ड वीडियो में समझेंगे जब हम पर्टिकुलरली सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन की बात करेंगे. तो हमने ये कर्व समझ लिया, तो ये हो गया हमारा एडी इधर complete. We have completed the topic of AD, that is aggregate demand. In the next video, we will be covering the topic of aggregate supply. So guys, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. It would mean a lot to me. And yes, you can copy down the notes. You can make this graph. You can make this schedule. This is a standard schedule which will remain the same for the entire chapter and it will help you a lot. So hope you like the video. Thank you for watching till the end.